ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इन कई दिनों में बहुत सारा बदलाव हुआ था और एक दिन का बात है, कमिश्नर साहब यानी कि अभिजीत अपने घर पे आराम कर रहा था और देखते हैं कि घड़ी में सुबह के 8 बज चुके हैं। वो अभी तक नहाई भी नहीं। वो जैसे ही घड़ी के अंदर तक देखती है, उससे एकदम से होश आ जाती है और बड़बड़ाती हुई बोलती है, अरे सुबह के 8 बज गए, इतना लेट हुआ, मैं अभी तक उठा ही नहीं। पहले चलता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ, उसके बाद मैं अपना खाना बनाऊँगा, उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन चलूँगा। जैसे ही वो किचन में जाते हैं, वो किचन में देखते ही उसके आंखें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे ये सब क्या है। तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है, सरप्राइज। पीछे मुड़कर वो बोलती है, अरे तुम कब आई। अभिजीत के जस्ट पीछे और कोई नहीं, उसकी पत्नी था जिसका नाम था सुनंदा, और उसके साथ में उसके ससुर जी भी आए थे। अभिजीत बोलते हैं, अरे ससुर जी आप। वो ऐसा बोलते ही अपने ससुर जी के पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेने की जाती है और ससुर जी उसका आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, आयुष्मान भव। उसके ससुर जी एक विद्वान थे, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं, और उसकी जो पत्नी है वो पेट यानी कि गर्भावस्था में थी। अभिजीत बोलते हैं, अरे तुम पापा को यहाँ क्यों लेकर आए। तभी उसकी पत्नी उस बात को खींचते हुए बोलते हैं, अरे तुमने यहाँ पे आए हो कितने दिन हो गए, एक कॉल तक नहीं किया, इसलिए हमने सोचा था कि हम तुम्हें सरप्राइज दें। अभिजीत बोलते हैं, हाँ अभी आ गए तो बहुत अच्छा ही हुआ। आप मेरा अकेला का मन भी नहीं भरता, आप लोगों से बात करूँगा फ्री टाइम में। रात का प्रहर था, रात 9 बजे। दूसरी तरफ नीली घाटी के पास जो हवेली था, उसके अंदर शालिनी बैठे बैठे कुछ पन्नों में कुछ ढूंढ रहा था कि तभी मधु उसके लिए खाना बना रहा था और किसी दूसरे कमरे से किसी चीज़ की तोड़ने की आवाज़ आई और मधु चीरते हुए बोलते हैं, अरे ये काली बिल्ली भी ना, ये मैडम के साथ हमेशा रहती है और चिल्लाती रहती है म्याऊं म्याऊं करके, और ना जाने क्या तोड़ फोड़ करती है। अभी मुझे जाके संवरना पड़ेगा। वो जैसे ही देखने के लिए गया था, वो देखते हैं कि सामने एक कांच का ग्लास टूटा हुआ था और उसके आसपास सारे पत्तियां बिखरे हुए थे। वो उन पत्तियों को, कागज़ की पत्तियों को अपने हाथों से संवरते हुए उठा ही रहा था कि एक पत्तियों में उसका नज़र गिरा और वो पढ़ते हुए बोलते हैं, जो भी पूर्णमासी या अमावस्या की रात को किसी गर्भावस्था की महिला की जो पेट में जो संतान रहते हैं उसके खून से पंचभूत को अर्पण करती है और पंचाक्षरी मंत्र की जप करता है 108 बार, तो और उस रक्त को अपने शरीर में आवाहन करती है तो उसको अनंत यौवन की प्राप्ति होती है। ये पढ़कर वो अचानक शॉक्ड हो गया और जल्दी से उस पत्तियों को लेकर शालिनी मैम के पास चली गई और चिल्लाते हुए बोलते हैं, शालिनी मैम देखिए मुझे क्या मिला, देखिए। तो शालिनी मैम कुछ गौर नहीं करते हुए बोलते हैं, हाँ क्या मिला बोलो। तो मधु बोलते हैं, मैं जब उस घर की सफाई कर रही थी तब मुझे ये मिला, मुझे विश्वास ही नहीं होता, ये तो मानव जीवन के लिए एक अनमोल सच है। तो शालिनी बोलते हैं, क्या सच है, मुझे भी सुनाओ। सिर्फ पूरा वाक्य उसके सामने व्यक्त करती है। वो सुनकर शालिनी मैम एकदम से झट से खड़ी होती है और कैसी पागलपन हरकत से बोलती है, क्या हुआ, मुझे दिखाओ, मुझे देखना है। फिर वो उसके हाथों से पत्तियों को लेकर देखते हैं और मुंह में बरबराती हुई बोलती है, जो भी इसे पूर्णमासी या अमावस्या की रात को किसी गर्भावस्था की महिला के बच्चे को रक्त को अपने शरीर में आवाहन करती है तो उसे अनंत यौवन प्राप्त होता है। ये पढ़कर वो बोलती है, अरे मैं ये तो कब से ढूंढ रहा था,
हाँ, आखिरकार मुझे मिल ही गया। इसकी मैंने बरसों से तलाश की, आखिरकार मुझे ये मिल ही गया। अब मुझे अमर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये हरकत देखकर मधु को कुछ शक हुआ और वो उस बात को नज़रअंदाज करके पीछे मुड़ने के लिए, अपने काम को लगातार जारी रखने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि तभी देखते हैं कि शालिनी मैम एकदम जास टू जास एक आईने के सामने थी। आईने के बाहर तो शालिनी मैम को एकदम अप्सरा की तरह लग रहा था, पर आईने का प्रतिबिंब जो है वो एकदम भद्दा कुरूप, एक खतरनाक बुरी औरत की तरह दिख रहा था। ये देखकर मधु एकदम सा हैरान हो जाते हैं और घबराहट में बार बार, एक बार प्रतिबिंब को, एक बार शालिनी मैम को देख ही जा रहा था। उसकी धड़कनें एकदम से तेज़ हो गई, मानो वहाँ सन्नाटा पैदा हो गया था। और उसकी तेज़ धड़कनें शालिनी मैम के कानों में गुंजा और वो शालिनी मधु की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हें? तभी शालिनी प्रतिबिंब को देखते हैं कि उस प्रतिबिंब में उसका असली चेहरा उभर कर आ गया। पर मधु को समझने में ये देरी नहीं थी कि ये शालिनी मैम ही बरसों पुरानी और लोगों को मारने वाली डायन है। जैसे ही वो भागते हुए उस घर से निकलने की सोचती है, तभी वो शालिनी अपनी मंत्र शक्तियों के द्वारा उसे एक अदृश्य रस्सियों से बांध देती है और वो उस आईने में उसको कैद कर देती है। कैद करने के बाद शालिनी मैम एक बोलती है, मधु तुम समझ लो कि आज से मैं तुम्हें भूल गया। ऐसा बोलते ही वो कुछ मंत्र मुंह में बरबाते हुई उस आईने के ऊपर फूंक मारती है और उस आईना एकदम से तोड़ फोड़ गया। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मधु का कोई अता पता नहीं था। मधु की पिता पुलिस स्टेशन में अभिजीत के पास एफआईआर दर्ज करने के लिए गया था और बोलते हैं, साहब मुझे बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी कुछ दिनों से दिखा ही नहीं गया था। तो अभिजीत बोलते हैं, आपने बेटी को आखिरी बार कहाँ देखा था, बोल सकते हैं कुछ? तो मधु की पिता बोलते हैं, हाँ वो शालिनी मैम के पास काम करने के लिए गया था पर अभी तक नहीं लौटा। तो अभिजीत पूछा कि आप शालिनी मैम से कुछ पूछा था? तो मधु की पिता बोलते हैं, हाँ मैंने पूछा था। वो बोल रहा था कि शालिनी मैम उस दिन रात को अकेले ही खाना बनाने के खाया था, पर मधु उसके महल में कभी नहीं गया था। तो अभिजीत को कुछ शक होता है और फिर बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा आपकी बेटी को, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए घर पे। इस तरफ कई दिन बीत जाते हैं। मधु का कुछ भी अता पता नहीं था। और इस तरफ कई दिनों में अभिजीत की जो पत्नी है सुनंदा, उसको सपने में अजीबोगरीब सपना महसूस होने लगता है। और इस तरफ शालिनी अपनी मंत्र शक्तियों के द्वारा इस गांव में ढूंढती है कौन गर्भावस्था में है। तो उससे पता चल जाती है कि अभिजीत की पत्नी पेट से यानी कि गर्भावस्था में है, उससे खून करना ही पड़ेगा। तो फिर सुनंदा एक दिन अपने पापा से पूछती है, पापा मुझे ना अजीबोगरीब सपना आते लगते हैं। उसके पापा ज्योतिष शास्त्रों में विश्वास करते हैं। तो वो बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक पूजा रखता हूँ घर में, उस पूजा में तुम शामिल होना। तो फिर सुनंदा बोलते हैं, हाँ ठीक है। पूजा का आयोजन हो गया और दोनों ही पूजा में बैठे। पूजा में बैठे बैठे उसके पिता कुछ मन में ध्यान लगाते हुए बोलते हैं, हिरनी की तरह चंचल आँखें, पूर्ण चंद्रमा की तरह जगमगाती हुई चेहरा, फूलों की गुच्छों की तरह उसके बाल, इतना खूबसूरत महिला ही तुम्हारा पीछे पड़ी है। उस सपने का कारण वही है। ये सब सुनकर उसके पिता बोलते हैं, पर ये कौन है? ये सब देखते हुए उसे शालिनी मैम की ख्याल आया और वो लेकिन उसके पिता शालिनी का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका नाम शालिनी है। वो सिर्फ बोलते हैं कि वो हजारों सालों से जिंदा है। ये बात सुनकर सुनंदा को एकदम सा हैरानी हुआ था। उसके चेहरे में घबराहट हुआ और बोलते हैं कि 1000 साल यानी कि सदियों से कोई भी जिंदा रह सकता है क्या? तभी उसके पिता बोलते हैं, हाँ बेटी हाँ, तुम लोग आज का जनरेशन का हो, पर तंत्र मंत्र में सब कुछ संभव है। तंत्र मंत्र से सब कुछ किया जा सकता है।
पर यह सिर्फ नियम के विरुद्ध है। कोई भी दरअसल जीना एक पाप है, यह प्रकृति के विरुद्ध है। ये बात सुनकर पूजा खत्म होने के बाद सुनंदा अपने लैपटॉप के सामने जाती है और उसके पापा जैसी जैसी आकृतियाँ बोली थी वैसे वैसे आकृतियाँ कंप्यूटर लैपटॉप में उसके आकृति को प्रतिबिंब कर रहा था। जैसे ही करते हैं वो एकदम से शालिनी का चेहरा हुबहू शालिनी का जैसे देखते हुए एक स्केच बना लेती है। उसके बनने के साथ घर में दाखिल होती है अभिजीत और अभिजीत बोलते हैं, अरे तुमने क्या बनाया और इसे तुम कैसे जानते हो? यह सवाल सुनकर सुनंदा शक्ट होते हुए बोलते हैं, क्या तुम भी इसे जानते हो? लेकिन मैं इसे नहीं जानता। पापा ने आज पूजा किया और जैसे जैसे आकृति बोला मैं भी वैसे वैसे स्केच बनाया, पर मैं इसे नहीं जानता। क्या तुम जानते हो? तभी अभिजीत बोलते हैं, हाँ यह तो शालिनी मैम है, दिखने में बहुत सुंदर। तभी सुनंदा बोलते हैं, अरे तुम्हें पता है क्या कि ऐसे ही सुंदर चेहरे के पीछे हमेशा एक ना एक राज होता ही रहता है। तभी अभिजीत बोलते हैं, हाँ मुझे इसी राज का तो पता करना है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस सब मर्दों के पीछे और जो मधु की मौत हुई, मधु की गायब होने के बाद इस सब का नाता इसी औरत से ही है। मुझे इससे पता करना ही होगा।